हाथ जोड़कर मंगलाचरण की प्रार्थना करते हैं। ओम संघचत्वं संवदध्वं संवो मनासि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। तो चलिए सुनते हैं आज का श्लोक। हरिओम। आज हमारे योग वर्ग का 5वां दिन है। पहले 4 दिनों में हमने योग दर्शन के कुल 11 सूत्रों का अध्ययन किया है, जिसमें हमने महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन के 11 सूत्रों का अभ्यास किया है। इसमें हमने अथ योगानुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अष्टांग योग जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, इन 8 अंगों का विवरण, उनकी परिभाषाएं देखी। इस तरह से हमने योग दर्शन के 11 सूत्रों का अध्ययन पहले 4 दिनों में किया है। आने वाले दिनों में हम श्रीमद् भगवद गीता के 11 श्लोकों का अध्ययन करने वाले हैं। उसकी शुरुआत आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें और 48वें श्लोक से कर रहे हैं। तो सभी साधक मेरे साथ एक साथ श्रीमद् भगवद गीता का 47वां श्लोक, जो कि दूसरे अध्याय से है, वह पठन करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्महेतुर्भो मा ते संगस्तु कर्मणि। तो यह श्लोक योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने शिष्योत्तम अर्जुन को बतलाया गया है, और अर्जुन के माध्यम से समस्त विश्व को उन्होंने यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी संदेश दिया है, जो कि करीबन 5000 वर्षों पूर्व दिया गया है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण को योग का ईश्वर कहा गया है, क्योंकि वो परम योगी है और हम योग वर्ग ले रहे हैं। तो इसीलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता के योग से संबंधित कुछ 11 श्लोकों का अध्ययन करना अनिवार्य है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्योत्तम अर्जुन से बतला रहे हैं योग की कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करना है जो कि तुम्हारा परम कर्तव्य है। कर्म करना यह तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। इसीलिए कर्म के फलों की चिंता तुम मत करो। कर्म करना यह तुम्हारा कर्तव्य है और फल देना यह ईश्वर का कर्तव्य है। तो ईश्वर देख लेगा कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें क्या देना है। इसलिए तुम कर्म फल की चिंता किए बिना कर्तव्य भाव से अपना कर्म करते रहो। यह भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्योत्तम अर्जुन से कर रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगो अस्तु अकर्मण्य। तो यह 47वें श्लोक में कहा गया है। इसीलिए हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उससे अपने अंदर एक अहंकार की भावना निर्मित होती है। इसीलिए आपको कर्म फलों का अधिकारी नहीं होना है, कर्म का कारण भी आप नहीं है। इसीलिए आपको कर्तव्य भाव से अपना कर्म करते रहना है, और जो
जो भी फल है वह आपको ईश्वर को अर्पण करना है। जिस भी ईश्वर में आप विश्वास करते हैं, चाहे माता पिता को आप ईश्वर स्वरूप माने, चाहे निसर्ग को, या चाहे गुरु को, या चाहे न भी माने तो भी समाज को आप अपना कर्तव्य अर्पण कर सकते हैं, संगठना को आप अपना कर्मफल अर्पण कर सकते हैं। तो इसीलिए कर्म करते रहे और फल के बारे में चिंता न करें। यह इस दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बताया गया है। अगला श्लोक हम लेंगे दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। सभी साधक मेरे साथ एक साथ पठन करेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो यह श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है, जिसमें योग की परिभाषा बतलाई गई है। द डेफिनेशन ऑफ योगा हैज बीन डिफाइंड बाय योगेश्वर श्री कृष्ण। तो इसमें भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण समझाते हैं कि योग की परिभाषा क्या है। जिस तरह हमने पिछले 4 दिनों में योग की 2 परिभाषाएं देखी है। पहले हमने देखा योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यह परिभाषा महर्षि पतंजलि द्वारा दी गई है। उसके पश्चात हमने दूसरी योग की परिभाषा देखी, जिसमें अष्ट अंग का समुच्चय ही योग है। यह दूसरी परिभाषा भी महर्षि पतंजलि ने ही योग दर्शन में दी हुई है। आज हम योग की तीसरी परिभाषा यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा परिभाषित है, जिसमें वो कहते हैं समत्वम योग उच्यते, अर्थात जीवन की समता ही योग है, जीवन की युक्तता ही योग है। योगा इज नथिंग बट बैलेंस्ड लाइफ। तो इसमें योग की परिभाषा वो बतलाते हैं कि जीवन की समता ही योग है। योगस्थ कुरु कर्माणि, समभाव में रहकर अपने कर्म करो हे धनंजय। तो धनंजय यह अर्जुन को वह संबोधित करते हैं। धन को अर्जित करने वाले जो व्यक्ति है उन्हें धनंजय कहा जाता है। तो अर्जुन का यह नाम भगवान ने रखा है धनंजय। यू हैव टू बी वेल्दी, प्रॉस्परस, हेल्दी इन योर लाइफ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपने जीवन में पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ के द्वारा आपको धन संपत्ति अर्जित करनी है। आपके जो भी उद्दिष्ट है, गोल्स, ऑब्जेक्टिव है, उनकी पूर्तता आपको करना है। तो ऐसा करने वाले को श्रीमद् भगवद गीता में धनंजय कहा गया है। और अर्जुन के माध्यम से वो संबोधित कर रहे हैं, हे धनंजय, तुम समभाव में रहकर अपने कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि, समभाव में रहकर करो अपने कर्म। संगम त्यक्त्वा धनंजय, समस्त प्रकार की आसक्ति को त्याग कर हे धनंजय तुम अपने कर्म करो। क्योंकि बहुत बार हमें अपने साधन जो होते हैं उस साधनों के प्रति आसक्ति निर्माण हो जाती है। यह मेरी गाड़ी है, यह मेरा बंगला है, यह मेरा परिवार है। तो यह मेरा मेरा करते वक्त आप सारी दुनिया का भला करते हो, लेकिन खुद का भला करना आपका रह जाता है। आप दूसरों की ज्यादा चिंता करते हो, मगर खुद का चिंतन करना आपका रह जाता है। इसलिए समस्त कार्यों के पूर्व अपने शरीर को आपको स्वस्थ रखना है, बलवान रखना है। अध्यात्म से अपने शरीर को, मन को, आत्मा को स्वस्थ रखना है। यह आपका सबसे पहले परम कर्तव्य है। तो यही भगवान श्री कृष्ण को समझा रहे हैं कि आपको आसक्ति को त्याग कर समभाव में रहकर करना, अपना कर्तव्य कर्म करना है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा। सिद्धि असिद्धि अर्थात जय पराजय, सफलता असफलता, इन दोनों में भी आपको विचलित नहीं होना है। जो भी बाधाएं आए, अनुकूलताएं आए, प्रतिकूलताएं आए, आपको समभाव से चित्त को विचलित न होते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है।
तो ऐसी जीवन की समता ही योग कहलाती है। तो द डेफिनेशन ऑफ योगा हैज बीन गिवन बाय योगेश्वर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सेज balanced life is yoga. Whatever actions, activities you are performing in your life, that should be done with a balanced state of body, balanced state of mind, and balanced state of spirit. So this definition of yoga has been given in second adhyay of Srimad Bhagavad Gita and 2.48 श्लोका। तो आज का श्लोक यहाँ पर संपन्न हुआ। आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास देखने वाले हैं। पिछले 2 दिनों में हमने योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास देखे। पहले दिन हमने मंद गति से योगिक जॉगिंग देखी, फिर मध्यम गति से योगिक जॉगिंग हमने देखी। आज हम योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास जो है वह तीव्र गति से देखने वाले हैं। तो आप यथाशक्ति करते रहे, यथा समय करते रहे, जब थक जाए तो रुक जाए, फिर से वापस योग यात्रा में जुड़ जाए। इसके पूर्व हम देखेंगे सूर्य नमस्कार के 12 चक्र। तो हम सभी साधक जो है अपने घर के छत पर टेरेस में बैठकर प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं, और जब बारिश होती है तो हम रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। तो प्रतिदिन 6 से 9 का समय जो है वो योग अभ्यास के लिए आदर्श माना गया है, क्योंकि यह सूर्योदय होने का समय रहता है और जिसमें आपको शुद्ध प्राणवायु मिलता है। समस्त शरीर के अंग को प्राणवायु की जरूरत होती है। तो जब आप फेफड़ों में पूरी तरह से श्वास लेते हैं तो आपके शरीर के अंग प्रत्यंग को पूरी तरह से शुद्ध प्राणवायु मिलता है। जब आप शुरुआत में तीव्र गति से कुछ व्यायाम करते हैं तो शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग को शुद्ध रक्त पुरवठा होता है, ब्लड सप्लाई आपके शरीर को मिलता है। तो सवेरे 6 से 9 का समय आदर्श माना गया है। इसमें जब आप धूप में बैठकर सूर्य की नन्ही किरणों के समक्ष यह करते हो तो आपके शरीर को डी जीवन सत्व की निर्मित त्वचा के अंदर होती है। कैल्शियम निर्मित की प्रक्रिया अतिशय व्यवस्थित रूप से होती है। आपकी हड्डियां मजबूत होती है। पर्टिकुलरली बच्चों में हाइट बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार एवं कुछ ताड़ासन आदि प्राणायाम करना, योगासन करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम संभवतः सूर्य किरणों के समक्ष, और अगर आपको पॉसिबल हो तो पूर्व दिशा में पूर्वाभिमुख होकर इसे करना बहुत ही लाभदायी माना गया है। लेकिन अगर पूर्व दिशा में आप नहीं बैठ सकते हैं तो जिस दिशा में आपके घर की खिड़कियां है या दरवाजे है जहाँ पे शुद्ध प्राणवायु आपको मिल सकता है, खुली हवा मिल सकती है, उस स्थान पर आपको आसन की स्थिति धारण करनी है। आसन प्राणायाम वगैरह आपको करना है। तो आइए आज हम शुरुआत में मंद गति से सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास देखेंगे। तो खड़े हो जाएं सभी साधक मेरे साथ। तो हम सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसमें 12 योग आसनों को मिलकर सूर्य नमस्कार बनता है। तो इसमें पहली 5 स्थितियां जो है वह बाद में 5 स्थितियों में रिपीट होती है, और मध्य की 2 स्थितियां जो है वह रिपीट नहीं होती है। थोड़ा सा ठहर जाए, बाद में दबाने के बाद में करें। तो इसमें पहली 5 स्थितियां जो है वह बाद में की 5 स्थितियों में रिपीट होती है, और बीच में की 2 स्थितियां है जो है वह यूनिक है, जो रिपीट नहीं होती है। जो यूनिक स्थितियां है उसमें अष्टांगासन, जिसमें शरीर के 8 अंग जमीन को स्पर्श करते हैं, और बाद में भुजंगासन, यह 2 यूनिक स्थितियां है। और पहले की 5 स्थितियां और अंत की 5 स्थितियां यह कॉमन है। तो पहले हम बिगिनिंग की 5 स्थितियां करते हैं और बाद में एंडिंग की 5 स्थितियां करते हैं। तो एक एक बार में आप यह स्थिति देखें। पहले सूर्य नमस्कार में आपको पूर्व तैयारी में आपको इस तरह सावधान की स्थिति में आपको खड़े हो जाना है।
दोनों पैर आपके एक दूसरे से जुड़े हैं और करीबन ऐसे 5 इंच का फर्क आपके दोनों पैरों में रहेगा। दोनों हाथ इस तरह से जुड़ी हुई स्थिति में फिर धीरे धीरे पहली स्थिति में आएंगे, जिसे आप नमस्कारासन की स्थिति कह सकते हैं। फिर आपको नॉर्मल स्थिति में रहना है। धीरे धीरे सांसों को भीतर गहरा भरते हुए आपको अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाना है और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाना है। यह दूसरी स्थिति कहलाती है हस्त उत्थान आसन। हस्त उत्थानासन, जिसे ऊर्ध्व हस्तासन के नाम से भी जाना जाता है। फिर धीरे धीरे सांसों को, प्रश्वास को छोड़ते हुए कमर में आगे की ओर झुकना है। अपने दोनों हाथ धीरे धीरे अपने पैरों के अंगूठे को स्पर्श करे, इस प्रकार से आपको झुक जाना है। इस स्थिति में कुछ समय तक रुक के, यह स्थिति कहलाती है पाद हस्त आसन। यह तीसरी स्थिति है। धीरे धीरे आपको चौथी स्थिति में जाना है। आपके हाथ पैरों के दोनों साइड को ले लेने हैं। लेफ्ट लेग जो है वो लेफ्ट लेग आपको धीरे धीरे पीछे लेना है। राइट लेग जो है दोनों हाथों के मध्य में रहेगा। लेफ्ट लेग पीछे रहेगा। लेफ्ट लेग को आपको पूरा स्ट्रेट करना है और राइट लेग का घुटना जो है वह आपके छाती के ऊपरी भाग को स्पर्श करेगा। यह स्थिति जो है वह कहलाती है एक पाद प्रसरण आसन, जिसे हम वाम अश्व संचालनासन के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात धीरे धीरे यह पैर भी पीछे की ओर ले ले, ट्रायंगल पोजीशन में आप आ जाए। इसे कहते हैं पर्वत आसन। तो पर्वतासन की स्थिति में आपका शरीर त्रिकोण के जैसे ट्रायंगल पोजीशन में रहता है। पैरों की एड़ियां जमीन को स्पर्श करने की चेष्टा करें, न भी हो तो कोई बात नहीं, प्रयत्न करते रहे। धीरे धीरे अब कोहनियों को मोड़ते हुए जमीन की ओर जाएंगे, अष्ट अंग आसन की ओर, या फिर अष्टांग नमनासन। कपाल जमीन को टिका हुआ, दोनों हाथों की हथेलियां जमीन में टिकी हुई, घुटने टिके हुए, पैरों की उंगलियां टिकी हुई है। पेट थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है। यह अष्टांगासन है जो यूनिक स्थिति में आता है। फिर धीरे धीरे सांसों को भीतर गहरा भरते हुए अर्ध भुजंग आसन की स्थिति में आ जाएं। तो देखिए, अर्ध भुजंग आसन पहले करना है और जिन्हें पॉसिबल है अपनी क्षमता के अनुसार आप पूर्ण भुजंगासन भी कर सकते हैं। तो या तो अर्ध भुजंगासन कर ले या फिर पूर्ण भुजंगासन कर ले। तो यह दो स्थितियां यूनिक है जो कि हमने अभी देखी है, जिसमें साष्टांग नमनासन और भुजंगासन, यह स्थितियां रिपीट नहीं होती है। बाकी पहले की 5 स्थितियां अंत की 5 स्थितियों में रिपीट होती है। तो फिर से आ जाएं ट्रायंगल पोजीशन अर्थात पर्वत आसन की स्थिति में। अब हम लेफ्ट लेग को धीरे से उठाते हुए दोनों पंजों के बीच में लेते हैं और राइट लेग पीछे है जो कि स्ट्रेट है। लेफ्ट लेग का घुटना आपके छाती के ऊपर स्पर्श कर रहा है। तो यह एक पाद प्रसरण आसन है, जिसे हम दक्षिण अश्व संचालनासन के नाम से पहचानते हैं। अब ये पैर आगे ले लेंगे और यह फिर से हम पाद हस्तासन की स्थिति में आ गए। धीरे धीरे सांसों को भीतर गहरा भरते हुए ऊपर की ओर हस्त उत्थानासन की स्थिति में पीछे की ओर यथासंभव झुकने का प्रयास करें, जितना पीछे झुक सकते हैं। फिर सांसों को छोड़ते हुए आगे आ जाएं नमस्कारासन, जो कि 12वीं अंतिम स्थिति है। तो इस प्रकार से हमने सूर्य नमस्कार की यह 12 स्थितियां देखी है। तो फिर से सावधान की स्थिति में हम खड़े हो जाए। अब यह स्थिति हमने 12 स्थितियां देखी है, जिसमें पहली 5 स्थितियां और अंत की 5 स्थितियां यह रिपीट होती है, और मध्य की जो 2 स्थितियां है जो कि साष्टांग नमनासन और भुजंगासन, यह रिपीट नहीं होती है। तो अब हम देखेंगे कि श्वास प्रश्वास की स्थिति हर एक पोजीशन में कैसे रहेगी। तो जब हम ऐसे सावधान में खड़े हैं तो
सामान्य श्वास शुरू है। जब हम यहाँ पर ऐसे प्रथम नमस्कार आसन में है, तो जब आप नमस्कारन की स्थिति रहते हैं तो दोनों हाथ छाती के करीब होने चाहिए। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे ठोड़ी को हाथ लगाते हैं या नासिका को लगाते हैं, मुंह पर रखते हैं, वह गलत स्थिति है। आपके दोनों हाथ इस प्रकार से जुड़ी हुई स्थिति में रहने चाहिए, उंगलियां इस प्रकार से जुड़ी हुई सामने की ओर देखे और छाती के ऊपर ऐसे रहना चाहिए। तो यह स्थिति है नमस्कारासन। इस नमस्कारासन की स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास जारी रहेगा। फिर धीरे धीरे आपको सांसों को भीतर गहरा भरना है और हाथों को इस प्रकार से ऊपर की ओर लेना है, हस्त उत्थान आसन। इसमें आपके हाथ पहले ऊपर जाते हैं, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर जाते हैं और सांसों को आप भरते हुए पीछे की ओर जाएं और फिर जब आगे आए हैं तो धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़ते हुए आप धीरे धीरे सामने की ओर झुके। जब सामने की ओर झुक रहे हैं तो सांसों को छोड़ना है और अपने पैरों के अंगूठे को स्पर्श करना है। अब आप जब यह स्थिति धारण कर लेते हैं तो श्वास प्रश्वास नॉर्मल स्पीड से जारी रहेगा, सामान्य स्थिति से जारी रहेगा। ध्यान रखें, जब भी आप कोई स्थिति में होल्डिंग कर रहे हैं अर्थात आसन धारण कर रहे हैं तो श्वास प्रश्वास सामान्य स्थिति में जारी रहेगा। और जब आप आसन की पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो पीछे जाते वक्त आप सांस लेंगे और आगे झुकते वक्त आपको प्रश्वास छोड़ना है। धीरे धीरे सांसों को गहरा भरते हुए आप एक पाद प्रसरणासन की स्थिति में आ जाएं। फिर सामान्य श्वास लेते रहे। जब भी आप होल्डिंग कर रहे हैं, स्थिति धारण कर रहे हैं, तो सामान्य श्वास आप ले सकते हैं। सांसों को भीतर गहरा भरते हुए फिर से त्रिकोणासन, त्रिकोण की स्थिति, पर्वत आसन, ट्रायंगल पोजीशन में आए हैं। सामान्य श्वास आपका जारी है। फिर जब आप साष्टांग नमनासन की स्थिति में जाएंगे, इस स्थिति में गर्दन आपकी जो है वह किस प्रकार से होनी चाहिए यह आप देख लीजिए। धीरे धीरे प्रश्वास को छोड़ते हुए साष्टांग नमनासन की स्थिति में जाएंगे। अष्ट अंग जो है वो जमीन को स्पर्श कर रहे हैं, पेट थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए। फिर धीरे धीरे सांसों को भीतर गहरा भरते हुए अर्ध या पूर्ण भुजंगासन, यथाशक्ति जैसा आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर ऋषि। तो इस प्रकार से पूर्ण भुजंगासन भी आप ले सकते हैं। उसके पश्चात वापस जाएंगे ट्रायंगल पोजीशन, पर्वतासन, एक पाद प्रसरणासन, पाद हस्तासन। धीरे धीरे सांसों को भीतर गहरा भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर और पीछे की ओर, हस्त उत्थानासन या ऊर्ध्वहस्तासन। फिर प्रश्वास को छोड़ते हुए नमस्कारासन की स्थिति। तो इस प्रकार से यह 12 स्थितियां हमने देखी। फिर से सावधान की स्थिति में हम खड़े हो जाएं। तो अब हमने सूर्य नमस्कार के 2 चक्र देखे। पहले स्थिति में हमने 12 जो आसन है उनके नाम की जानकारी ली। दूसरे चक्र में हमने श्वास प्रश्वास किस प्रकार से कौन से आसन में लेना है यहाँ देखा। अब हम तीसरा चक्र देख रहे हैं। तो इस तीसरे चक्र में आपको मंत्र के सहित इसे करना है। तो मंत्र के सहित करते वक्त यह कंपलसरी नहीं है कि आप मंत्र के साथ करें, आप अपने इच्छा के अनुसार मंत्र के सहित भी यह कर सकते हैं या मंत्र के बगैर भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज आजादी का स्वर्ण महोत्सव मनाया जा रहा है और महानगर पालिका का आपको साउंड भी आ रहा होगा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा व्यत्यय भी आपको कदाचित हो रहा होगा। फिर भी हम अपना कर्तव्य करते रहे, वो अपना कर्तव्य करते रहेंगे। तो अब हम मंत्र के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास कैसा करें यह देख रहे हैं। तो इसमें 12 सूर्य नमस्कार के मंत्र है। इसमें साधक मेरी ओर ध्यान दे, इधर उधर ध्यान को न भटकने दे। तो
मंत्र के साथ हम सूर्य नमस्कार के अभ्यास कर रहे हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। तो इस प्रकार से हमने 12 सूर्य नमस्कार के मंत्रों के साथ किस प्रकार सूर्य नमस्कार किया जाता है, यह सूर्य नमस्कार के तीसरे चक्र में हमने देखा। अब सूर्य नमस्कार हमें क्यों करना है, उसके लाभ क्या है, इसकी जानकारी हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा है कि सवेरे 6 से 9 में अगर आप प्रातःकालीन समय में खुली हवा में सूर्य की नन्ही किरणों के समक्ष अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका त्वचा के अंदर डी जीवन सत्व की निर्मित होती है, कैल्शियम निर्मित में सहायता होती है, आपकी हड्डियां मजबूत होती है। और यह सूर्य नमस्कार जो है वह स्थूल व्यायाम का बहुत ही आदर्श प्रकार है, जिसमें आप 12 प्रकार के योगिक आसन करते हैं और आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो यह प्राणायाम भी थोड़ा बहुत इसमें अपने आप हो जाता है। शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग को सूर्य नमस्कार के मदद से व्यायाम मिलता है। तो सूर्य नमस्कार के जो लाभ है वह एक संस्कृत मंत्र में बहुत ही अच्छी तरीके से बतलाए गए हैं। तो एक संस्कृत मंत्र के साथ हम सूर्य नमस्कार के लाभ यहाँ पर देंगे। सभी साधक एक साथ मेरे साथ दोहराएंगे। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनम् सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्। तो इस प्रकार से सूर्य नमस्कार के जो लाभ है वही संस्कृत मंत्र में बहुत ही अच्छी तरीके से बतलाए गए हैं। जो भी साधक प्रतिदिन सातत्य के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे वह सर्व व्याधि से मुक्त होंगे, उनका शरीर मन और आत्मा पूरी तरह से निरोगी संपन्न हेल्दी वेल्दी रहेगी। तो इस सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद आइए योगिक जॉगिंग का अभ्यास करेंगे। योगिक जॉगिंग के 12 टाइप तो हमने देखा है, शुरू करेंगे फर्स्ट टाइप। इस प्रकार से हमने 2 दिन से हम देख रहे हैं योगिक जॉगिंग। आज हम थोड़ा सा तीव्र गति से करेंगे योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट टाइप। करते रहिए, ओजस पूरा जोर से कर रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग वी आर परफॉर्मिंग। द चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग। आपको मुंह बंद रखकर यह करना है, मुझे आपको बतलाना है, इसलिए मेरा मुंह खुला है। बाकी आप मुंह बंद करें, आप खुद भी बंद करें और नासिका से सांस ले। सामने मेरे कुछ साधक बैठे हैं, वो गलत कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको सही कर रहा हूँ। सेकंड टाइप, लेट्स स्टार्ट द सेकंड टाइप। करते रहिए योगिक जॉगिंग का दूसरा अभ्यास। खाली आपको सुनना नहीं है, करते रहना है। करने के बाद में ही आपको इसका लाभ मिलेगा, तो करते रहिए। योगिक जॉगिंग का दूसरा अभ्यास आज हम तीव्र गति से कर रहे हैं, आपको पसीना आना चाहिए।
लेट्स स्टार्ट द थर्ड टाइप। तीसरा यौगिक जॉगिंग का अभ्यास हम शुरू कर रहे हैं। जो भी स्वस्थ साधक है, निरोगी है, वो इस प्रकार से जंपिंग कर सकते हैं। तीसरे यौगिक जॉगिंग में यथाशक्ति यथा समय करते रहिए, पूरी क्षमता के साथ, पूरे बल इच्छा शक्ति के साथ करते रहिए। फोर टाइप उत्कटासन, जिसे कुर्सी आसन भी कहते हैं, करते रहिए। करते रहिए, लगे रहिए, करो योग, रहो निरोग। पांचवा टाइप हनुमान बैठक। बच्चे पूरी क्षमता के साथ करेंगे, बड़े जो है वो यथाशक्ति करे। करते रहिए। फिफ्थ टाइप ऑफ यौगिक जॉगिंग, हाथों को सामने कंधों के समांतर, हनुमान बैठक। कम से कम 10-20 बार आपको एक एक व्यायाम करना है। इस प्रकार से 12 स्थितियां आपको करनी है। सिक्स टाइप वीरभद्रासन, 3 प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। जंघाओं पर दोनों हाथ रखकर आप कर सकते हैं, या कमर पर हाथ रखकर, या फिर दोनों हाथ इस तरह से पंछियों की तरह उड़ते हुए। तो तीनों प्रकार से जो आपको सुविधापूर्ण है उस स्थान में करते रहिए वीरभद्रासन। लेकिन ध्यान रहे, घुटनों पर हाथ नहीं रखना है, घुटनों को दर्द हो सकता है, इसलिए अपने दोनों हाथ जंघाओं पर रखना है या फिर इस तरह कमर पर रखना है। तो करते रहिए वीरभद्र आसन, जो कि छठा प्रकार है यौगिक जॉगिंग में। अब करेंगे सातवां प्रकार, फेफड़ों की व्यायाम। सांसों को भीतर गहरा भरते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, फेफड़ों को पूरी तरह से फुलाएं, फिर प्रश्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर करते रहिए। सांस ले, सांस छोड़े, सांस ले, सांस छोड़े, दीर्घ सांस ले और धीरे धीरे छोड़े। धीरे धीरे सांस ले, फेफड़ों को पूरी तरह से फुलाएं और छोड़े। 15 से 20 बार इस प्रकार से करते रहिए। कोरोना से लड़ाई के लिए सबसे उत्तम व्यायाम है फेफड़ों के व्यायाम, जिसमें कुछ आसन है, कुछ प्राणायाम है। पूरी क्षमता के साथ करते रहिए। कल हमने चैप्टर 2 का योगा प्रोटोकॉल भी दिया है, जिसमें कोविड के पहले, कोविड के मध्य में और कोविड होने के बाद में, पोस्ट कोविड में आपको कौन से योगासन प्राणायाम करने हैं, उसकी समस्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बुकलेट की जानकारी चैप्टर 2 में अंत में दी गई है। उसे आप श्रद्धा पूर्वक पढ़ सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर हुआ है। नाउ वी आर डूइंग द 7th टाइप ऑफ यौगिक जॉगिंग। अब हम 8वां टाइप देख रहे हैं, त्रिकोणासन। तो करते रहिए। आज हम तीव्र गति से कर रहे हैं त्रिकोणासन। पहले 2 दिन हमने इसकी विधि देखी, मंद गति से देखा। आज हम तीव्र गति से कर रहे हैं। करेंगे कोणासन। अगला प्रकार कोणासन, दीर्घ कोणासन, फुल टाइप। करेंगे शॉर्टकट, कोणासन का शॉर्टकट। यह 9वां प्रकार है यौगिक जॉगिंग का। करेंगे 10वां प्रकार पाद हस्तासन, हस्त उत्थानासन। पाद हस्तासन, हस्त उत्थानासन। पाद हस्तासन में आते वक्त सांसों को नीचे छोड़े, हस्त उत्थानासन में सांसों को भीतर गहरा भरने। करते रहिए 10 से 20 बार। So this is the 10th type of yogic jogging which we are performing with a great speed. अपनी पूरी क्षमता के साथ हम कर रहे हैं आज, क्योंकि आधा योग कक्षा हमारी संपन्न हो चुकी है। आज हम मध्य में है, 5वां दिन है, तो क्षमता पूरी यूज करनी है। 11 टाइप ऑफ योगिक जॉगिंग, लेट्स स्टार्ट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तीव्र गति से
करते रहिए। अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करते रहिए। यह 11वां प्रकार। 12वां प्रकार करेंगे कटी नृत्यासन, लास्ट टाइप। जब थक जाए तो लेट जाए, तब तक करते रहिए। लास्ट टाइप कटी नृत्यासन। श्वासन में विश्राम, लेट जाएंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को जमीन पर पूरा हल्के से रख देना है, लेट जाना है। पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस, पैर की एड़ियां अंदर की ओर, पैर के पंजे बाहर की ओर। यह स्थिति हम थोड़ा सा आपको क्लोज करके दिखाते हैं। धीरे धीरे आपको स्थिति को ध्यान में लेना है। पैर फैले हुए, 1 से 2 इंच का डिस्टेंस पैरों, 1 फीट का डिस्टेंस पैरों में, और मार रहे हो। आराम से हमें लंबा गहरा सांस भरना है और लंबा गहरा सांस छोड़ना है। धीरे धीरे हमें ये कोशिश करनी है कि अपनी सांसों को हम लोग आराम से लंबा लेंगे और लंबा छोड़ेंगे। शवासन की स्थिति आपको दूसरी स्क्रीन पर भी पूर्णतः दिख रही होगी। लंबा गहरा सांस भरना है। साइमा सर की स्क्रीन पर हमने ये दूसरा पोस्टर भी इसका दिखाया है, जो आपको ऊपर की ओर से शवासन की स्थिति दिखा रहा है। पैर फैले हुए हैं, 1 फीट का डिस्टेंस, एड़िया अंदर की ओर, पैर की उंगलियां बाहर की ओर, हथेलियां जंघाओं के समीप फैली हुई। पूरा शरीर आराम से जमीन पर लेटा हुआ है। आंखें बंद, लंबा गहरा सांस भरना है और लंबा गहरा सांस आपको छोड़ना है। धीरे धीरे अपने शरीर को शिथिल कर देना है। धीरे धीरे आपको रिलैक्स होना है, अपने शरीर को एकदम शिथिल कर देना है। लंबा गहरा सांस भरते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। हर एक अंग को ढीला छोड़ देना है। पैरों की उंगलियां, हाथों की हथेलियां, मतलब पैरों की उंगलियों से आपको पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स कर देना है। लंबा गहरा सांस भरते रहिए, छोड़ते रहिए। पूरा शरीर आपको हल्का सा महसूस होगा, एकदम हल्का सा। कोई भी तनाव हमारे शरीर में नहीं है, एकदम स्थिर हम लोग हो चुके हैं। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों की मूवमेंट करेंगे। पिंडलियां, पैर, पूरे पैर में हल्की सी मूवमेंट करेंगे। पैर के मूवमेंट, हाथों को थोड़ा सा, हाथों की उंगलियों को, मुट्ठी को खोलना बंद करना है हल्के से। धीरे धीरे आपको ये क्रिया करनी है। धीरे धीरे आपको अपने शरीर के हर अंग को थोड़ा सा मूवमेंट देना है, जिससे हम लोग शवासन से वापस आने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। एक घुटने को मोड़कर धीरे धीरे लेफ्ट साइड की ओर शरीर को टर्न करेंगे। हाथों का सहारा लेते हुए उठकर आराम से बैठना है। आराम से उठकर बैठने की चेष्टा करें। तो धीरे धीरे हम लोग उठे। अब जो आसन हम लोग करने वाले हैं वो सारे बैठकर कुछ आसनों को हमको अभ्यास करना है। तो जो बैठकर हम लोग आसन देखेंगे, थोड़ा सा
तेरा कैमरा, इसका कैमरा दे दो। तो हम लोग नित्य क्रम से जो अभ्यास करते हैं उसमें कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, कुछ यौगिक जॉगिंग यानी तीव्र आसन, और उसी के साथ साथ हम लोग कुछ बैठकर, कुछ खड़े होकर, कुछ पेट के बल लेटकर, कुछ पीठ के बल लेटकर भी आसन करते हैं। तो हम लोग जब ये आसन करते हैं तो जब 1 घंटे का समय अगर हमारे पास हो तो हम लोग निश्चित कर ले कि हमें क्या क्या करना है, और उस 1 घंटे में जो पैकेज होता है वो किस तरह से करना होगा, ये आपको हम लोग 1-2 दिन में दिखाएंगे। लेकिन अभी आपको आसन कौन से आप लोग कर सकते हो, उठकर कौन से किए जाते हैं, बैठकर कौन से किए जाते हैं, लेटकर कौन से किए जाएंगे, ये सारे आसन हम आपको धीरे धीरे दिखा रहे हैं, जिससे आप उसके पश्चात में 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी समय आपके पास उपलब्ध हो उस समय का आप सदुपयोग कर सके और अधिक से अधिक योगाभ्यास आप उसमें कर सके। तो बैठकर करने वाले आसनों को हम लोग अब देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं सुखासन। तो सबसे पहले सुखासन से हम लोग दंडासन में से सुखासन में जाएंगे। तो दंडासन सबसे पहले हम लोग आरंभ करेंगे। दंडासन यानी धीरे धीरे हमें पैर को लंबा कर लेना है। कैमरा क्लोज करते हैं, ठीक है। दंडासन की स्थिति। अब दंडासन से हम लोग जाएंगे सुखासन में। तो सुखासन यानी आपको अपने पैरों को, एक पैर को जंघाओं के नीचे लेना है, फिर दूसरे पैर को भी जंघा के नीचे ले लेना है। दोनों पैर आपके 2 जंघाओं के नीचे हो जाएंगे और आप ध्यान मुद्रा को धारण कर लेते हैं। तो उस स्थिति को कहा जाता है सुखासन की स्थिति। ये हमने आपको पहले भी बताया था, पर आज फिर से आपको रिवाइज कर दे कि किन किन स्थितियों में आप बैठकर आसन करोगे। तो ये सुखासन की स्थिति है, जिसमें हम लोग पीठ की रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखना है और हाथों की तर्जनी और अंगूठे की टोक को दबाकर दोनों हाथ घुटनों पर हथेलियां, शेष 3 उंगलियां सीधी होगी हाथों की, और नजर को सामने रखते हुए हम लोग करते हैं बैठकर जो आसन करते हैं। जब प्राणायाम करना होगा तो इस स्थिति में आंखें बंद कर कर आपको करना होता है, और जब आप योगाभ्यास या आसन करते हो उस समय आंखें खोल कर करना है। तो इस मुद्रा को हम लोग कहते हैं सुखासन की स्थिति। अब धीरे धीरे हम लोग सुखासन से सिद्धासन की ओर आते हैं। तो सिद्धासन में आपको एक कोई भी पैर, आपका एक किसी भी पैर का पंजा आपको जंघा के ऊपर की साइड में आपको आराम से रख लेना है। तो इसे कहा जाता है सिद्धासन या अर्ध पद्मासन। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं सिद्धासन या अर्ध पद्मासन। हाँ बस बेटा, तो ये स्थिति है अर्ध पद्मासन या सिद्धासन की। अब जब दोनों पंजे आप इस तरह से अपनी जंघा के ऊपर पेट के समीप इस तरह से रख दो, दोनों एड़ियां आपके पेट के समीप आ जाएगी, पैर के पंजे आकाश की दिशा में फैले हुए होंगे। तो इस स्थिति को कहा जाता है पद्मासन की स्थिति। जो सिद्ध पुरुष अधिकतर तपस्या जो करते हैं उन लोगों को आपने देखा होगा कि पद्मासन में, सिद्धासन में ये लोग आराम से बैठते हैं और उस स्थिति को ही धारण कर कर वो अपना जो तपस्या का कार्य होता है वो करते हैं। तो हम लोग प्राणायाम करते समय इसमें से जो भी हमारे लिए सुखद स्थिति हो उसे धारण कर कर प्राणायाम हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग आज बैठकर कुछ आसन देखने वाले हैं, इसलिए हमें सिर्फ फोकस करना है कि बैठकर हम लोग आज कौन से आसन सीखे। अब हमने देखा ये था पद्मासन। अब आइए फिर से दंडासन में जाते हैं। पैरों को पूरा लंबा कर लेंगे। अब दंडासन की स्थिति यानी पैर पूरे फैले हुए, हाथ की हथेलियां जमीन पर पीछे की तरफ, और हाथ पूरा सीधा हो और पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो। इस तरह से आपको करना है दंडासन की स्थिति। अब दंडासन से हम लोग आते हैं वज्रासन में। तो लेफ्ट साइड के घुटने को पहले मोड़ते हैं
और अपने नितंब के समीप अपने पंजे को लाते हैं। दूसरे घुटने को भी इसी तरह से मोड़ते हैं और अपने नितंब के समीप लाते हैं। अब धीरे से जिस तरह आपको बैठना है, आपको उस स्थिति को देखना है। अब ये दोनों आपको पिछली साइड से इसे दिखा रहे हैं और हम दोनों आगे से दिखा रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पैर के अंगूठे का स्पर्श एक दूसरे को होगा। पैर की एड़ियां इस तरह से थोड़े से डिस्टेंस पर फैली होगी और इसमें जो गैप है इसके अंदर आपको आराम से बैठना होता है। तो ये स्थिति होती है, इसे कहा जाता है वज्रासन। हथेलियां अपनी जंघाओं के ऊपर आपको रखनी है। तो आपको दोनों साइड से ये पोस्चर दिख रहा है, यानी सामने की स्थिति मैं और गोरज आपको दिखा रहे हैं और ओजस और हार्दिक आपको पीछे की स्थिति दिखा रहे हैं कि आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, क्या सही है। तो दोनों अंगूठे पैरों के जुड़े हुए एड़ियों के बीच के गैप में आपको आराम से बैठना है। एड़ी पर कोई भी बर्डन आपको नहीं लाना है। तो ये स्थिति हो गई वज्रासन की स्थिति। अब इसी स्थिति में हम लोग अब देखेंगे मंडूकासन। तो पहले मंडूकासन में दो प्रकार है। तो पहला प्रकार है जिसमें हथेली को सामने से आ जाओ, अच्छा ठीक। तो पहले हथेली को फैला लेते हैं, सामने हाथ फैला लिया, हथेली की उंगलियां जोड़ी हुई है, अंगूठा हथेली के अंदर दबाना है, मुट्ठी को बंद कर लेना है। अंगूठे वाली साइड आपको नाभि के एकदम जोड़कर आसपास में रख लेनी है। गहरा लंबा सांस आराम से भरना है और सांस छोड़ते हुए आपको शरीर को सामने की ओर झुकाना है। नजर सामने होगी, गर्दन शीश जमीन पर नहीं टिकाना है और इस स्थिति में आपको कुछ क्षणों के लिए बने रहना है। 5 से 10 सेकंड कम से कम आप इसमें आराम से रुक सकते हो। आधा मिनट 1 मिनट भी इसमें रुका जाता है। ये मंडूकासन शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। जब आप नीचे स्थिति में रुकते हो तो आपके नाभि के आसपास में कंपन होती है, उसको आपको महसूस करना है। धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए हम लोग शरीर को सीधा करेंगे। तो ये था मंडूकासन का पहला प्रकार। अब हम लोग देखते हैं मंडूकासन का दूसरा प्रकार। दूसरे प्रकार में कोई भी, अब हम पहले लेफ्ट हथेली से करेंगे फिर राइट हथेली से। तो लेफ्ट हथेली को अपने नाभि के ऊपर उंगलियां जोड़कर इस तरह रख देना है। उसी के ऊपर राइट वाली हथेली पूरी उंगलियां जोड़ी हुई इस तरह से रख दीजिए। फिर धीरे से लंबा गहरा सांस आराम से भरना है। सांस छोड़ते हुए आपको सामने की ओर, जैसे हमने पहले किया था उस तरह ही आपको सामने की ओर अपने शरीर को झुकाना है। नाभि के आसपास के कंपन को महसूस करने की कोशिश करनी है। नजर आपकी सामने होगी। धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए शरीर को सीधा कर लेते हैं। ध्यान रखें, कमर में बहुत अधिक दर्द हो तो आपको डॉक्टर की सलाह लेने के पश्चात ही सामने झुकने वाले आसन करने होंगे। अब इसमें मंडूकासन का क्या क्या लाभ है ये बताते बताते हम दूसरी साइड भी कर लेते हैं। राइट साइड की हथेली को रखा, लेफ्ट को उसके ऊपर रखेंगे, सांसों को भरते हैं और धीरे धीरे वापस सामने की ओर हम लोग झुकते हैं सीधा। अब मंडूकासन शुगर के लिए रामबाण इलाज है। इससे इंसुलिन लेवल मेंटेन रहता है, पेट जो बड़ा है वो भी कम होता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, आमाशय के विकार, इससे भी आपको राहत मिलती है। मंडूकासन ये बहुत ही उत्तम आसन है और ये आसन आपके उदर रोगों का शमन करने के लिए लाभदायी है। धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। तो हमने किया मंडूकासन, भैया जाओ ऊपर। अब धीरे धीरे करेंगे इसके पश्चात शशांकासन। शशांकासन पीठ के लिए, पीठ की रीढ़ की हड्डी के लिए, कमर के लिए लाभदायी आसन है और जिससे हमारे हाथ पैरों की जो मांसपेशियां हैं उसे भी थोड़ा सा लचीलापन और रिलैक्सेशन मिलता है। और जब भी आप थकान महसूस करते हो तो उस समय भी अगर किसी का पेट दर्द है तो हम लोग देखते हैं कि पेट दर्द बहुत ज्यादा है तो लोग ऐसा दबाकर सोते हैं, तो ये मंडूकासन की स्थिति है, ध्यान रखिए। लेकिन सिर्फ हमें सांस पर भी ध्यान देना होता है जब हम आसन की क्रिया करते हैं। तो अब शशांकासन कैसे किया जाता है? दोनों हथेलियों को सामने की ओर इस तरह से
पूरा हाथ लंबा करते हुए फैलाना है, जैसे आप ऊर्ध्व हस्तासन में करते हो। सांस भरते हुए हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे, फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ फैले हुए जमीन के ऊपर आपको आराम से पहले स्थित कर देना है, फिर शीश को भी जमीन पर टिका देना है। इससे आपके कमर, पीठ, जंघाओं में, मांसपेशी और पिंडलियों में भी आपको राहत मिलती है। इस स्थिति में आप श्वास रोककर रुकना है तो रुक सकते हैं, या श्वास प्रश्वास ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो धीरे धीरे इस स्थिति में शशांक आसन में आपके पीठ दर्द में राहत आपको मिलेगी, कमर दर्द में भी राहत इससे मिलती है। तो ये शशांक आसन, इससे भी गैस कब्ज भी दूर होता है, क्योंकि हम लोग इस पोस्चर में जब आते हैं तो हमारे पेट पर प्रेशर आता है और जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी सुव्यवस्थित रखने के लिए हेल्प करता है। तो धीरे धीरे वापस जब पूर्व आना हो तो सांस भरते हुए पहले हाथों को उठाते हैं, फिर शीश को उठाते हैं, फिर धीरे से पीछे से हाथ लेकर वापस दंड वज्रासन की स्थिति को धारण करते हैं। तो इसे कहा जाता है शशांक आसन। अब हम लोग करेंगे इसके पश्चात अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन आपको घुटनों के बल खड़े होकर, यानी ये बैठकर ही करने वाला आसन होता है, इसमें घुटनों के बल हम लोग खड़े होते हैं। तो आराम से अपने घुटनों के ऊपर खड़े होते समय पहले सावधानी ध्यान रखिए कि घुटने में अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो घुटनों के बल उन्हें खड़ा नहीं होना है। लेकिन अगर कोई तकलीफ नहीं है लेकिन घुटनों को ऐसे चुभने जैसा कुछ फील होता है, तो जो मैंने आपको पहले दिन से दिखाया था छोटा नैपकिन तौलिया, वो इस तरह से आप आराम से अपने घुटनों के नीचे रख लेना ताकि आपके घुटनों की कटोरी को कोई तकलीफ महसूस ना हो। अब इस तरह हम लोग आराम से अपने घुटनों के बल खड़े हैं, दोनों हाथों को छाती के सामने इस तरह से फोल्ड आराम से कर लेना है और सांस भरते हुए शरीर को पीछे की ओर, पैर के पंजे जुड़े हुए फैले हुए, सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर को पीछे की ओर झुकाते हैं। इस स्थिति में यथाशक्ति आपको होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए शरीर को सीधा कर लेना है। तो इसे कहा जाता है अर्धचंद्रासन, जिससे आपके कमर के दर्द में आपको राहत मिलती है, पीठ के दर्द को भी आपको राहत मिलती है। अब इसी की तरह दूसरा किया जाता है। अब ये करना किसी के लिए दिक्कत वाला हो तो वो अर्धपृष्ठासन भी कर सकते हैं। माइक मैडम, वॉइस आवाज। हेलो मैडम, अनम्यूट हुआ, म्यूट हुआ है माइक। अनम्यूट है सर। ओके, हेलो, हो गए। तो हम लोग कर रहे थे पूर्ण वृष्टासन। तो पूर्ण वृष्टासन में आपको धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों से इस तरह पीछे लेकर जाना है, हथेली को अपनी एड़ी को पकड़ना है,
दोनों हाथों को एड़ी का स्पर्श करवाना है। अरे बाप रे। और फिर इस तरह से आपको आराम से शरीर को पीछे की ओर धीरे से वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। तो ये था पूर्ण वृष्टासन। अब इसके पश्चात बैठ जाइए सामने से। अब हम लोग बैठेंगे आराम से सुखासन में पहले। अब सुखासन से हम लोग आते हैं इसके पश्चात गोमुखासन में। तो गोमुखासन के लिए आप दो तरीके से कर सकते हो कि एक जो सुखासन की स्थिति है उससे ही सीधा आप गोमुखासन में इस तरह जा सकते हो। मैं आपको पूर्ण पहले स्टेप दिखाऊंगी कि दंडासन से हम लोग सुखासन में कैसे जाएंगे, ताकि आपको हर एक स्टेप आराम से समझ में आ जाए। तो हम लोग दंडासन से सुखासन में पहले जाएंगे और फिर शॉर्टकट वाला भी मेथड देखेंगे। तो पहले हम लोग दंडासन में हैं। अब मैंने अपने लेफ्ट पांव के पंजे को राइट पांव की जंघा के बाहर तो एड़ी हमारे जंघा के बाहर की साइड में रखनी है। फिर दूसरा पांव उसी के ऊपर इस तरह से लेना है। दोनों एड़िया, दोनों पंजे आपके बाहर, जंघाओं के बाहर की साइड में आराम से भूमि पर टिके हुए हैं। घुटने पर घुटना आया हुआ है। अभी जैसे पहले हमने लेफ्ट पांव को नीचे लिया था, इसलिए राइट पांव ऊपर की ओर आ गया। अब राइट पांव से पांव का घुटना ऊपर है, इसलिए राइट हाथ को आराम से इस तरह से ऊपर उठाकर पीठ पर आपको इसका स्पर्श करवाना है। फिर लेफ्ट हाथ को साइड से लेकर पीछे से आपको दोनों हाथों को एक दूसरे को पकड़ने की चेष्टा या कोशिश करनी है। पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। गर्दन पर कोई भी जोर नहीं लगाना है। आराम से इस स्थिति में आपको कुछ क्षणों के लिए बने रहना है। गोमुखासन ये योनि से संबंधित विकारों के लिए, जननेंद्रिय के विकारों के लिए ये बहुत ही लाभदायी है। इस स्थिति में कुछ समय के लिए होल्ड। धीरे से वापस आपको हाथों को ढीला और रिलैक्स कर लेना है। अब इसी को दूसरे साइड से हम लोग करेंगे। वापस पैरों को खोल लिया। अब राइट पांव के पंजे को नीचे से लिया, अपने पांव की जंघा के बाहर से निकाला। लेफ्ट वाला पांव ऊपर से इस तरह से रख दिया। दोनों पंजे बाहर की साइड में, घुटने पर घुटना, लेफ्ट वाला घुटना ऊपर, राइट वाला घुटना नीचे की ओर है। अब हमें वापस लेफ्ट यानी जो घुटना आपका ऊपर होगा उसी हाथ को ऊपर से लेकर पीठ पर रखना होता है, और जो घुटना नीचे है उसके अपोजिट हाथ को आपको पीछे से पकड़ने की कोशिश करना है। अब बहुत से लोगों को ये पकड़ना दिक्कत वाला लग सकता है, तो उनके लिए हम जो नैपकिन, तौलिया, दुपट्टा जो हमने अपने पास लिया है उससे भी, अब जैसे रुमाल है तो अब ये रुमाल से इस तरह से पकड़कर भी अपने हाथों को पकड़ने की कोशिश या चेष्टा कर सकते हैं। तो ये है गोमुखासन, जो उदर रोगों के लिए भी अच्छा है, योनि से संबंधित विकारों के लिए भी अच्छा है, आमाशय के विकारों के लिए और स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायी है। किसी को अगर बहुमूत्र की समस्या होती है तो उसमें भी गोमुखासन से लाभ मिलता है, वो समस्या से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। तो धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आते हैं। अब हम लोग करेंगे मच्छिंद्रासन, अर्ध मच्छिंद्रासन। चलिए, तो अर्ध मच्छिंद्रासन में ऐसे घुटनों पर रख दो। अर्ध मच्छिंद्रासन में आपको पहले लेफ्ट वाले घुटने को इस तरह से आराम से जंघा के नीचे ले लेना है। अब देखिए आपको ये पोस्चर आराम से दिख रहा होगा कि हमने किस तरह से इसे लिया है। ठीक है, तो अब दूसरा वाला पांव हमें इस तरह से सिर्फ खड़ा करके आराम से पैर के पंजे को टिका देना है। तो अब पोस्चर आप देख रहे होंगे, एक पांव नीचे की ओर टिका हुआ है जमीन पर और दूसरा वाला पांव हमने अपने घुटनों से खड़ा कर दिया है और
लेफ्ट वाले पांव के जंघा के बाहर की साइड में हमने इसे आराम से रखा है। अब हमें क्या करना है, तो जो पांव हमने ऊपर की ओर घुटनों से मोड़ा था उसी हाथ को, यानी अब मेरा राइट वाला पांव ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है, तो राइट हाथ पीछे भूमि पर हमें आराम से रख देना है और लेफ्ट हाथ को पेट के सामने से निकालकर जो हमने घुटना मोड़ा है ऊपर से, जो पांव हमने भूमि पर जमीन पर टिकाए रखा है पंजे को, उसको पकड़ने की कोशिश, गर्दन पीछे की ओर। इसे कहा जाता है अर्ध मच्छिंद्रासन। अब किसी का ये ऐसे होता है, किसी का यहां तक आएगा, जैसे शरीर आपका है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है उस हिसाब से ये होता है। तो धीरे धीरे अर्ध मच्छिंद्रासन की स्थिति अब दूसरे पांव से करेंगे। रिलैक्स हो जाइए। अब राइट वाले पांव को नीचे से हमने फोल्ड कर लिया और लेफ्ट वाला पांव उठाकर इस तरह से पंजे को बाहर के साइड में भूमि पर टिका दिया। अब लेफ्ट घुटना ऊपर मुड़ा हुआ है, तो लेफ्ट हाथ को पीछे रखेंगे और राइट हाथ को बीच में से लेकर इस तरह से आपको जो पंजा आपने भूमि पर टिकाया हुआ था उसको पकड़ा और लेफ्ट साइड में गर्दन को मोड़ दिया। ये कमर के लिए पेट की जो एक्स्ट्रा पीठ की चर्बी जो बढ़ी होती है, पार्श्व भाग की चर्बी जो बढ़ी होती है, उसमें आपको छुटकारा पाने के लिए, उसको कम करने के लिए ये उपयोगी है। पाचन तंत्र में भी इससे सुधार होता है। वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। तो आपने देखा अर्ध मच्छिंद्रासन। अब हम लोग देखेंगे वक्रासन। दोनों पैरों को इस तरह से लंबा कर लीजिए पहले। अब लेफ्ट पांव के घुटने को सिर्फ मोड़ना है और पंजे को राइट पांव के घुटने के पास आपको जमीन पर टिकाए रखना है। इस तरह से आपको ये पांव को रख लेना है। अब लेफ्ट वाला पांव ऊपर से घुटना मोड़ा हुआ है, इसलिए लेफ्ट हाथ को पीछे भूमि पर रखेंगे और राइट हाथ को पेट के सामने से निकालकर जो पांव लंबा है उसकी पिंडली, घुटना, जहां पर आप पकड़ सको वहां पकड़ने की कोशिश कर लीजिए और गर्दन को लेफ्ट साइड में झुकाए रखना है। तो इसे कहा जाता है वक्रासन की स्थिति। हर आसन में कम से कम 5 से 10 सेकंड का होल्डिंग बहुत ही आवश्यक होता है। तो जब आप योगाभ्यास 1 घंटे का समय होगा तो आपको इसमें होल्डिंग 5-10 सेकंड करना है। आइए पूर्व स्थिति में आ जाता है। पैर को लंबा कर लेते हैं। अब दूसरी साइड से करेंगे। राइट पांव को घुटने से मोड़ा और पंजे को भूमि पर आराम से घुटने के समीप लाकर टिका दिया। अब धीरे से राइट पांव घुटनों से मोड़ा हुआ है, इसलिए राइट हाथ को पीछे रखेंगे, लेफ्ट हाथ को पेट के सामने से निकालेंगे और जो लंबा पांव है उसको पकड़ेंगे और गर्दन को राइट साइड में रखेंगे। इसे कहा जाता है वक्रासन की स्थिति, जो कमर के विकारों के लिए बहुत ही लाभदायी है। वापस विश्राम। अब हम लोग करेंगे इसके पश्चात भद्रासन। तो भद्रासन में आपको पैर जो लंबे थे उसके पंजे इस तरह से जोड़ लेने हैं। अब आ जाओ सामने। भद्रासन। भद्रासन में इस तरह से पंजे आपने जोड़ लिए। अब जितना आप अपने पैर को, एड़ियों को अपने शरीर के समीप ला सको उतना ला लेते हैं। आ गया चतुषी। और फिर हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेना है और पैर के पंजे के नीचे से लेना है और सीधा, हाथ पूरा सीधा हो जाए। ऋषि, हाथ को सीधा करके आपको पीठ की रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेना है और नजर को सामने रखना है, गर्दन सीधी सामान्य स्थिति में, और इस स्थिति में स्थिर बने रहना। इसे कहा जाता है भद्रासन की स्थिति। अब इसी में अगर आप अपने पैरों को थोड़ा हिला लो, अपने पैरों के पंख हिला लो, तो इसे तितली आसन या बटरफ्लाई कहा जाता है, जो योनि से संबंधित विकारों के लिए, जॉइंट पेन के लिए बहुत ही रिलीफ और राहतदायक हो सकता है। तो इसे कहा जाता है बटरफ्लाई। अब आइए इसके पश्चात हम करेंगे बद्ध पद्मासन। तो धीरे धीरे आप फिर से पीछे की ओर मुड़ जाएंगे। बद्ध पद्मासन में पहले आपको पद्मासन की स्थिति धारण करनी होती है। तो ये पद्मासन की स्थिति, दोनों पंजे हमारे दोनों जंघाओं के ऊपर हमने रख लिए
इस तरह से। अब धीरे से मत कर बेटी। अब धीरे से हमें क्या करना है, तो अपने हाथों को पीछे से एक दूसरे को क्रॉस कर लेना है और पैर के अंगूठे को सामने से स्पर्श करने की चेष्टा करनी है और इस तरह से आपको पोस्चर लेना है। इसे कहा जाता है बद्ध पद्मासन। ये कठिन आसनों में माना जाता है। धीरे से वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। अब कर लेते हैं इसी से मत्स्यासन, ठीक है ना। तो मत्स्यासन पद्मासन में ही करना पड़ता है बेटा। तो पद्मासन की स्थिति में अब मत्स्यासन करने के लिए आपको पद्मासन में अपने शरीर को जमीन पर लेटाना है। तो जब भी आप लेटाओगे, क्या तो ये आसन आपको आज करना नहीं है क्योंकि ये अब कठिन आसन में पिछले 4 आसन आपको कठिन दिखा रही हूँ। पहले बद्ध पद्मासन, जिसमें पद्मासन में आपने हाथ क्रॉस करके इस तरह से पोस्चर लिया, तो ये एकदम नहीं होता। उसके पश्चात अब हम देखेंगे मत्स्यासन। आराम से बैठकर देख लीजिए और सांस लंबा भरते रहिए, छोड़ते रहिए, भस्त्रिका करते रहिए और देखते रहिए। तो मत्स्यासन में आपको कोहनी का सहारा लेकर आराम से भूमि पर अपने शरीर को टिका देना है। अब सिर भी जमीन पर टिका हुआ है, पूरा शरीर आपने जमीन पर टिकाया है और पैरों की पोजीशन पद्मासन में है। अब धीरे से अपनी गर्दन को थोड़ा सा उठाकर आपको इस तरह से रखना है, पीठ का पोर्शन थोड़ा उठाना है और हाथों से पैर के अंगूठे को स्पर्श कर लेना है। तो इस स्थिति में इसे कहा जाता है मत्स्यासन की स्थिति। पीठ ऊपर की ओर उठती है, गर्दन के ऊपर हमारा थोड़ा प्रेशर आता है। फिर धीरे धीरे वापस पहले पीठ को टिका लेते हैं, गर्दन सीधा करेंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे और अब धीरे से कोहनी का सहारा लेकर, यानी कोहनी को जमीन पर टिकाना है। धीरे धीरे कोहनी की स्थिति वापस करना है क्या, रुको। तो वापस एक बार पहले कोहनी की सहारे उठ जाते हैं। तो जब आप सिर के बल ऐसे होते हैं तो आपको पूरी गर्दन पीछे करनी होती है और इस पोर्शन पर आपको अपने शरीर को बैलेंसिंग करने का कोशिश करना है। तो फिर से एक बार दिखाते हैं मत्स्यासन। तो मत्स्यासन में हमने कोहनी का सहारा लिया और धीरे धीरे हम लोग पहले भूमि पर लेट गए, फिर धीरे से सर को आराम से मध्य के पार्ट पे हमने भूमि पर रखा, पीठ का हिस्सा उठाया और हाथों से अपने पैर के अंगूठे को स्पर्श किया। इस स्थिति को कहा जाता है मत्स्यासन। धीरे धीरे वापस पहले पीठ को भूमि पर टिकाते हैं, सब पैर को लंबा कर लेते हैं, शीश को टिका देते हैं। अब हाथों से सहारा लेते हुए आराम से उठकर बैठ जाते हैं। तो ये था मत्स्यासन। अब करेंगे हम लोग सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के लिए पहले आपको वज्रासन की स्थिति धारण करनी है। वज्रासन की स्थिति में अब धीरे से आपको अपने फिर से कोहनी का सहारा करते हुए आराम से भूमि पर लेटना है। इसमें सर सीधा जमीन पर टिकाए हुए ही रखना है, आपको उठाना नहीं है। तो हमें धीरे धीरे कोहनी का सहारा लेते हुए आराम से लेट जाना है। सर जमीन पर टिका होगा, इसमें उठाना नहीं है और सिर्फ हाथों की हथेलियों को जंघाओं के ऊपर आराम से रख देना है। इस स्थिति को कहा जाता है सुप्त वज्रासन की स्थिति। ये भी कठिन आसन माना जाता है क्योंकि वज्रासन में 16 दिक्कत वाला होता है। उंगलियां जुड़ी हुई। जब आप हथेली जंघाओं पर रखते हो तो इस तरह से पहले हाथ को जोड़ लीजिए, फिर आराम से अपने जंघाओं के ऊपर आपको हथेली को रख लेना है। अब धीरे धीरे वापस कोहनी को टिकाते हुए सहारा लेते हुए हमें हाथों का आराम से उठना है। तो ये था सुप्त वज्रासन।
अब करेंगे हम लोग योग मुद्रासन, जो पद्मासन में करना है। योग मुद्रासन पद्मासन में किया जाता है, उसमें 2 प्रकार है। जो पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन में करे, और जो पद्मासन में ना बैठ सकते हो वो सुखासन में भी इस आसन को करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम लोग पद्मासन में बैठकर करेंगे, आप लोग सुखासन में कीजिए। तो योग मुद्रासन, पद्मासन की स्थिति धारण कर ली, अपनी हथेली को नाभि के ऊपर आराम से रख लेना है, जैसे मंडूकासन में हमने रखा था, एक के ऊपर एक हथेली को आराम से टिका देते हैं। सांस को भर लेते हैं, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हैं, थोड़ी जमीन पर टिकाए रखते हैं। जितना बनता है होल्ड कीजिए, सांस भरते हुए वापस ऊपर की ओर आते हैं। तो ये था योग मुद्रासन का पहला प्रकार। योग मुद्रासन के दूसरे प्रकार में पीछे से हाथ की रिस्ट को आपको इस तरह से पकड़ लेना है और फिर सांस को भर लीजिए और सांस छोड़ते हुए वापस शरीर को सामने की ओर झुकाते हैं, ठोड़ी को जमीन पर टिकाते हैं, जितना बनता है उतना होल्डिंग। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस शरीर को सीधा कर लिया। तो ये था योग मुद्रासन विश्राम। अब हम लोग आते हैं सुखासन में। आ जाओ सामने से। तो ये आज हमने कुछ बैठकर आसनों को देखा है, जो नियर अबाउट 18-19 टाइप के आसन हमने आज आपको बैठकर दिखाए हैं। तो जब आपके पास समय की जैसी उपलब्धता हो, पहले आप इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे धीरे धीरे रोज, तो आप आराम से हमारी तरह भी कर पाओगे। 3-4 ही आसन इसमें कठिन है, बाकी सहजता से सभी लोग कर सकते हैं। अच्छा, तो पद्मासन में हम लोगों ने आसन किए थे तो पैरों में थोड़ी सी अकड़न आ गई है, तो चलिए थोड़े से स्लो मूवमेंट्स करते हैं। पैर को खुला कर लेते हैं और पैर की एड़ियों को आगे पीछे घुमा लीजिए अगर यहाँ पेन होता है तो स्लो मूवमेंट्स ले लेते हैं। पैर की एड़ियां आगे पीछे करेंगे। दंडासन की स्थिति में हाथ पीछे से इस तरह से होता है। पैरों का पंजे का सर्कल बना लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 4 से 5 बार। घुटनों को मूवमेंट दे देंगे, घुटने हिला लीजिए आपके भी। आपके पैरों में अकड़न आ गई ना। आराम से वापस सुखासन में बैठ जाते हैं। हाथों की उंगलियों की एक्सरसाइज। मुट्ठी को बंद कर कर मुट्ठी की एक्सरसाइज कर लेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाथ को इतना ऊपर ऐसे नहीं रखना है, आपको सीधा रखना है और मुट्ठियां जोड़ी हुई रखकर आपको इस तरह से लेना है। हथेली को आकाश की ओर कर कर कोहनी को मोड़ते हुए अपनी हथेली को कंधों पर रखेंगे आराम से। 4 से 5 बार अभी हम ये क्रिया से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अब आइए इसके पश्चात हम लोग करते हैं प्राणायाम। सिर्फ आज के लिए हम लोग भस्त्रिका और सिंह गर्जना सीधा ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले 1 मिनट के लिए भस्त्रिका करेंगे। ध्यान मुद्रा, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो स्थिति आपको सुखद लगे उस स्थिति में आ जाइए। हो गया, ऐसे भी बुढ़ गई इरिटेशन। धीमे धीमे लंबा गहरा सांस भरेंगे
और लंबा गहरा सांस आराम से छोड़ेंगे। 10 बार गिनकर आप अपना अपना गिन लीजिए। लंबा गहरा सांस लेना है। सांस लेने के समय से सांस छोड़ने का समय दुगना हो, इसकी कोशिश करनी है। 10 बार लंबा गहरा सांस भर लीजिए और आराम से छोड़ लीजिए। बंद। भस्त्रिका प्राणायाम प्रतिदिन 2 से 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। इसे धौंकनी क्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार लोहार रहता है वह अपने औजारों को गर्म करने के लिए धौंकनी क्रिया करता है। तो फेफड़ों को पूरी तरह से फुलाना है और धीरे धीरे प्रश्वास छोड़ना है। प्रतिदिन कम से कम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हैं। भस्त्रिका का अभ्यास करने से फेफड़ों की पूरी कार्यक्षमता का उपयोग होता है। फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर को शुद्ध प्राणवायु मिलता है। तो करते रहिए भस्त्रिका प्राणायाम। दीर्घ सांस लेना और छोड़ना है भस्त्रिका। पहले 5 मिनट अभ्यास नित्य इसका। चित्त वृत्तियों के सब निरोधी बनो रे, योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। दीर्घ सांस लेना और छोड़ना है भस्त्रिका। दीर्घ सांस लेना और छोड़ना है भस्त्रिका। पहले 5 मिनट अभ्यास नित्य इसका। चित्त वृत्तियों के सब निरोधी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। करते रहिए भस्त्रिका। विश्राम। इसके पश्चात ओंकार करेंगे। त्रिवार ओंकार करते वक्त आपको अ उ म, आकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णु, मकार महेश जानियला। तो जब आप आकार का उच्चार करते हैं अ उ म, इन 3 स्टेजों में उसे किया जाता है। अ का उच्चार करते वक्त आपके ओठ थोड़े से खुले हुए स्थिति है, मैं दिखा रहा हूं। उसके पश्चात आप जब ऊ का उकार करते हैं तो ओठों की स्थिति अंग्रेजी ओ की तरह होती है। ओ। और जब आप म का उच्चार करते हैं तो दोनों होठ एक दूसरे से चिपके हुए, होठ बंद रहेंगे और सिर्फ नासिका से म का उच्चार रहेगा। तो इस प्रकार से उ और उ म, इन 3 स्थितियों को एक के पश्चात एक लेने से ओंकार का ध्वनि बनता है। और इसका एक प्रपोर्शन भी रहता है, 1:2:4। अर्थात आप 1 सेकंड में अ कह रहे हैं तो 2 सेकंड में उ कहे और 4 सेकंड में म का उच्चार आप करें। अगर आप 10 सेकंड के लिए अ का उच्चार कर रहे हैं तो 20 सेकंड के लिए उ का उच्चार करें और 40 सेकंड के लिए म का उच्चार करें। तो इस प्रकार पहला अ, उससे दुप्पट स्थिति उ की और उस पे दुप्पट स्थिति दुगुनी स्थिति म की होनी चाहिए। इस प्रकार आपको अ उम का सही उच्चार होना चाहिए। तो हम एक बार दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए और उसके पश्चात हम आपके साथ अ उ म का उच्चार करेंगे। तो शुरू करेंगे।
अब आप सभी मेरे साथ एक साथ करेंगे 2 चक्र ओंकार का शुरू करेंगे। फिर से एक बार। विश्राम। देखिए, जब आप ओंकार करते हैं तो आंखें बंद कर कर करें। 1:2:4 इस प्रकार अ, उ और म को एक के पश्चात एक करते रहे तो आपके संपूर्ण शरीर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी निर्माण होती है। आपका शरीर, मन और आत्मा ऊर्जावान, बलवान, सामर्थ्यवान, निरोगी, तेजस्वी बनता है। तो इसीलिए आपको प्राणायाम के शुरू और अंत में हम ओंकार अनिवार्य रूप से करते हैं। तो आइए अब हम समापन की ओर आ रहे हैं। तो हम कर रहे हैं सिंह गर्जना, जिसे लायन पोज कहते हैं। वज्रासन की स्थिति में जो बैठ पाए वो वज्रासन में बैठ जाए। जिसे वज्रासन में बैठना दिक्कत वाला है वो लोग सुखासन में भी कर सकते हो। तो वज्रासन की स्थिति धारण करते हैं। पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर दोनों हथेलियां पैरों के अंदर की साइड में या बाहर की साइड में, जो आपको कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आपको रखना है। सांस को भरकर जीभ को बाहर निकालना है, आंखें बड़ी करनी है और शेर की तरह दहाड़ लगाना है। 3 बार हम लोग शेर की तरह दहाड़ लगाते हैं। तो एक दहाड़ के पश्चात सांस को वापस भर के आपको दूसरी दहाड़ लगानी है। तो चलिए करते हैं सिंह गर्जना। गले की मसाज करेंगे। सिंह गर्जना के पश्चात गले की मसाज आवश्यक होती है। सिंह गर्जना से थायराइड, टॉन्सिल के विकारों में राहत मिलती है और घोड़ने की समस्या भी कम हो जाती है। तो आइए अब करते हैं हास्यासन। आप सामने आ जाओ। तो जिस स्थिति में आपको बैठकर हंसना है उस तरह हंस सकते हो। तो सबसे पहले करेंगे मुक्त हास्यासन। बिना किसी चिंता के पूरी रिलैक्सेशन के साथ मुक्त हास्य लेंगे। हंसने के लिए आज तो बिना कैसे आ गए थे। तो मुक्त हास्यासन। इसके पश्चात आपने रामायण देखा होगा। रामायण में रावण का हास्य बहुत फेमस है। जब हम छोटे से बच्चे थे तो हम रामायण देखा करते थे पूरे कुटुंब के साथ। उस वक्त रावण का हास्य था, उस प्रकार से हम देखेंगे रावण हास्य। सभी साधक आगे देखेंगे, आगे ध्यान रहे। तो रावण हास्य करेंगे। तो यह था रावण हास्य, जिससे आपको कपालभाति का समस्त लाभ मिलता है। फेफड़ों का, हृदय का पूरा व्यायाम होता है। यह बहुत ही हेवी एक्सरसाइज है जो कि हास्यासन के द्वारा कपालभाति के जैसा ही सेम इफेक्ट मिलता है। देखिए, जब आप 1 घंटे के लिए पैदल चलते हैं तीव्र गति से, उसमें आपके जितने कैलोरीज बर्न होते हैं उतने ही 1 घंटे के चलने से होने वाले कैलोरीज आपके 10 मिनट के कपालभाति से बर्न होते हैं। तो कपालभाति यह संजीवनी प्राणायाम है जो 100 रोगों की एक दवा है। इसलिए कम से कम 5 से 15 मिनट तक आप प्रतिदिन कपालभाति करते रहिए।
तो आइए करते हैं समापन की प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी निरोगी रहे। आज के स्वतंत्रता दिवस की आपको सभी को शुभकामनाओं के साथ अगले सूत्र मैडम के हाथ। नमस्कार। आज का मनोगत व्यक्त करने मैं संगीता जाजू आप सबसे स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आज का मनोगत व्यक्त कर रही हूँ। 10 दिवसीय योग अभ्यासक्रम को 10 दिवसीय इस योग अभ्यासक्रम के 5 दिवस आज पूर्ण हुए, यानी कि आज हमारा अभ्यासक्रम 50% पूरा हुआ। सर्वप्रथम मैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दरगढ़ सर और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर बेमड़े सर, इनको अनेक धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने यह हमारे लिए एक अच्छी संधि उपलब्ध कर दी है। सच में आज के श्लोक के अनुसार हमारे प्राचार्य कर्म के फल की आशा न करते हुए हमेशा हमारे लिए नए नए कर्म के माध्यम बनाते हैं, और इसलिए उनका मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर दाइमा और डॉक्टर सारिका दाइमा को, जिन्होंने इतने आत्मीयता से यह अभ्यासक्रम ले रहे हैं। मैं बहुत दिनों से इस तरह की संधि की राह देख रही थी, जिसमें योग साधना किसी अच्छे ट्रेनर और किसी अच्छे ट्रेनर के अंडर करूं, और यह इच्छा पूरी हो रही है। सच में हमें बहुत ही शास्त्रीय महत्व के हर आसन की ट्रेनिंग दी जा रही है। जॉगिंग के विविध प्रकार से तो शरीर की सारी सुस्ती निकल जाती है। आज के सूर्य नमस्कार के जैसे महत्वपूर्ण आसन बहुत ही शास्त्र शुद्ध पद्धति से हमें लगातार बताते गए। हर आसन उसकी किसी बीमारी के साथ कैसे संबंध है और उसका किस तरह लाभ होता है, यह हमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया जा रहा है। लगता है इनकी मधुर वाणी में यह योग अभ्यास करते रहे। इसलिए मैं डॉक्टर दाइमा दाम्पत्य को विनती करती हूँ कि इस अभ्यासक्रम को पूर्ण होने पर भी कम से कम 1 महीना आप यह योग अभ्यास कंटिन्यू करें, ताकि सबको आदत सी हो जाएगी योग अभ्यास की। धन्यवाद। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से एक बार देते हुए आज के सेशन का विराम करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मॅडम. स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा सर्वांना. स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई हो मेरी तरफ से भी।